जय हिंद दोस्तों। अकबर का जो हमारा सीरीज चला था उसका पार्ट 2 में आज आगे बढ़ेंगे। बैरम खां की संरक्षता का समय के बारे में बताएंगे कि 1556 से जो कार्यकाल चल रहा था, 1556 का जो कार्यकाल था उस समय से जो अकबर का कार्यकाल में कुछ समय के लिए बैरम खां साथ में आए थे। बैरम खां कौन थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देंगे। अकबर ने अपने बैरम खां जो संरक्षण था 1556 में ही स्टार्टिंग में जैसे ही बना, उसने क्या किया, 13 साल की उम्र में बना था तो इनको अपना वकील यानी वज़ीर नियुक्त कर दिया गया था। इसका मतलब कि जो बैरम खां था वो वज़ीर बना था किसका, तो अकबर का बना था। उसे खान ए खाना की उपाधि, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जल्दी मिलता नहीं था, खान ए खाना की उपाधि इनको दिया गया था। अगले 4 वर्ष तक 56 से लेकर 60 तक एक प्रकार से अकबर की नहीं बल्कि बैरम खां की सत्ता थी। यहाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये 4 साल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बच्चा था, वो 13 साल की उम्र में वो समझ नहीं पा रहा था। तो ये क्या करता था, काफ़ी ये हुमायूं के टाइम से ही था मुग़ल साम्राज्य में, और इसको बहुत जानकारी थी सत्ता की, जिसके कारण अकबर ने क्या किया था, इसको खाने खाना उपाधि कर कर वजीर नियुक्त कर दिया था। यानी कि 4 साल तक का शासन जो किसके अंतर्गत चलाया गया था, वो बैरम खां के अंतर्गत चलाया गया था। अकबर का जो प्रारंभिक कठिनाई का हल निकालने के लिए और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बैरम खां को जाता है। वो बहुत महान था। अकबर को पता था कि अगर हम उसको नहीं बनाएंगे अपना वजीर, और तो हमारा मुश्किल है। जिस प्रकार से सारा साम्राज्य टूटा हुआ था, पूरा उत्तर हमारा और खासकर जो हमारा उत्तर पश्चिम का एरिया था, पूरा का पूरा उसके विरोध में था। तो बैरम खां जो ऐसा व्यक्ति था, उसको पता था कि ये जो है हमें क्या मुक्ति से, जो प्रॉब्लम था उससे मुक्ति दिला सकता है। ठीक है। बैरम खां का वंश जो था ये पर्शिया का रहने वाला। बैरम खां के बारे में अगर जाने तो ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये पर्शिया का रहने वाला था। पर्शिया का ये रहने वाला था। उसके पिता जो थे उनका नाम था सैफ अली बेग। इन्होंने क्या किया थे, बाबर के यहाँ नौकरी प्राप्त की थी। ठीक है, किसने, तो इनके पिता कौन थे, तो अली बेग। अली बेग से आप याद रखिएगा, अली बेग इन ये क्या किए थे, अली बेग ये बाबर के यहाँ इन्होंने नौकरी प्राप्त की थी। अगर आगे बात किया जाए तो स्वयं बैरम खां 16 वर्ष की आयु में से ही, यानी कि जब ये 16 वर्ष का था, तो 16 वर्ष की आयु से ही से हुमायूं के सेवा में था। हमने बताया था ना कि हुमायूं के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, वहाँ काम किया था। तो मात्र जब ये 16 साल का था उसी समय से ही हुमायूं के साथ में था। ये बहुत बड़ी बात है ना। उस समय से तो उनका सोच लीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कितना हो जाता था, जिसका कारण उस एक्सपीरियंस के कारण उनको बोला गया कि भाई आप वज़ीर बन जाइए। आपको वो अकबर समझ गया कि यही है वो है जो हमें क्या कर सकता है कि थोड़ा सा आसानी से सब कुछ दिला सकता है। वैसे अकबर भी महान था, लेकिन शुरुआती किसने किया था, तो बैरम खां ने किया था। खासकर ये बैरम खां का बात किया जाता, काफ़ी सुसंस्कृत, शिक्षित भी था, वफादार, साहसी, बहादुर, योग्य सैनिक और सेनापति, ये सारे संयोजित तत्व उसमें मिले हुए थे। उसने हुमायूं की तरफ से कन्नौज के युद्ध में भाग लिया था। कौन सा युद्ध, कन्नौज का युद्ध हमने पहले देखा है। कन्नौज का युद्ध में इसने भाग लिया था। और उस समय जबकि हुमायूं जब कंधार भागने को तैयारी कर रहा था, उसी समय ये हुमायूं के साथ जाकर मिला और उसको भागने में मदद की, क्योंकि अगर नहीं भागता तो शायद हो सकता उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो दोबारा साम्राज्य जो स्थापित हुआ वो तो ख़त्म हो जाता है ना। तो इसने काफ़ी दुर्बल समय में उनको मदद की थी हुमायूं की। उसके बाद वह निरंतर हुमायूं के साथ ही रहा और पर्शिया, कंधार, काबुल तथा हुमायूं की भारत की पुनः विजय के अवसर पर उसने हुमायूं की अलग अलग तरीके से सेवा की। जैसे ही हुमायूं 1545 में रिटर्न हुआ, 1555 में, तो 1555 में इन्होंने जहाँ जहाँ इन्होंने अपना विजय प्राप्त किया, उसमें बैरम खां का बहुत योगदान था। बैरम खां उसमें अपना पूरा योगदान दिया था। हुमायूं की भारत की पुनः विजय में ही नहीं बल्कि उसने अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को समाप्त करने में भी पूर्ण सहयोग किया। हमने पूरी तरीके से देख लिया। देखा जाए तो आरंभ में अकबर की स्थिति को दृढ़ करने में बैरम खां का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। हेमू से सब अब हम देखेंगे हेमू का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में देखेंगे। 5 नवंबर 1560
अब इसके बारे में हम देखेंगे 5 नवंबर 1560 जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें क्या था योगदान। जबकि अकबर उस समय कहाँ था, पंजाब में था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर कहाँ था, तो वो पंजाब में था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं कि वो था, वो कहाँ था, पंजाब में था। हेमू ने हेमू जो था ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। आगरा के सूबेदार उस समय क्या थे, इस्कंदर खां उज़्बेक। कौन थे, मुगल साम्राज्य के इस्कंदर खां उज़्बेक ने हेमू की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना बेकार समझा और वो क्या किया, भागकर आगरा से दिल्ली चला आया। ठीक है, ग्वालियर से कहाँ हेमू आया, आगरा की ओर बढ़ा। तो आगरा का जो सूबेदार था मुगल का इस्कंदर खां उज़्बेक, वो सोचा कि भाई इतना भारी सेना से लड़ेंगे नहीं, वो क्या कर होकर ये दिल्ली भागकर चला आया। आगरा पर अधिकार करने के पश्चात फिर हेमू कहा कि भाई अब हम आगरा तो जीत गए, अब प्रयास करते हैं दिल्ली जीतने का। वो क्या किया, दिल्ली की ओर चल पड़ा। वहाँ के सूबेदार जो थे दिल्ली के, तारदी बेग ने किले से निकलकर उसका मुकाबला किया, परंतु जो तारदी बेग था वो क्या हुआ, हार गया। ठीक है, दिल्ली में जो बैठा हुआ सूबेदार था, कोशिश तो किया लेकिन वो हार गया। अरे यार कम से कम कोशिश तो किया। हाँ, इस्कंदर खान जो था वो तो भाग कर पहले ही भाग आया, आगरा से निकल कर दिल्ली चला आया। लेकिन तारदी बेग जो दिल्ली का सूबेदार था, उन्होंने क्या किया कि कुछ देर तक उसने कोशिश किया कि भाई युद्ध किया जाए। तारदी बेग किले को छोड़कर फिर क्या हुआ, जब हार गया तो वो पंजाब की ओर चला गया। कहाँ चला गया तारदी बेग, पंजाब की ओर चला गया। ओके, संभल का सूबेदार अली कुली खां भी पंजाब की ओर भाग गया। जब देखा कि दिल्ली पर कब्जा हो गया हेमू का, तो जो संभल था जगह, संभल, वहाँ का जो सूबेदार था उसका नाम था अली कुली खां। वो भी कहाँ, सब अब देख रहे हैं सब पंजाब में, क्योंकि अकबर यहाँ आया हुआ है। सब समझ गया कि अकबर है भाई, बैठा हुआ कुछ तो जरूर करेगा। अपना जान बचाकर सारे लोग पंजाब की ओर चल पड़े। इस प्रकार दिल्ली, आगरा और संभल, दिल्ली, आगरा और संभल, ये किसके अंतर्गत आ गए, हेमू के अंतर्गत आ गए। ठीक है, किसके अंतर्गत आ गए, हेमू के अंतर्गत ये आ गए। पूरा अधिकार हेमू का हो गया। दिल्ली में हेमू ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि खासकर हेमू जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना पूर्ण तरीके से स्वतंत्र घोषित कर लिया कि हम एक शासक बन गया, और अपने आप को विक्रमादित्य, कौन सा, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। किसने, हेमू ने किया। जैसे ही दिल्ली का राजा बना, वो अपने आप को विक्रमादित्य बोल दिया, हम विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करेंगे। हेमू जो है ये विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करने वाला 14वां शासक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शासक है, तो 14वां शासक है। हेमू कौन सा शासक, कितनावां शासक बना जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, वो 14वां शासक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उस समय मुगलों की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई। देख लिया कि हमने दिल्ली भी खो दिया, आगरा भी खो दिया, संभल भी खो दिया, सभी खो दिए। अनेक सरदारों ने अकबर को काबुल की ओर कूच करने की सलाह दी। बोला कि अब आप यहाँ पंजाब में बैठकर कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर तो हेमू आ गया, अब आप क्या कीजिए, किधर जाइए, तो काबुल की ओर। ठीक है, आप पश्चिम में जाइए, मत उधर जाइए। परंतु अकबर और बैरम खां और अकबर दोनों सोचा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये मानना सही नहीं है, और उन्होंने पंजाब की सुरक्षा का प्रबंध करके कि पंजाब को तो कम से कम बचा है, उसको तो बचा लें, उसने क्या किया, मुगल सेना को दिल्ली की ओर बढ़ा दिया। सोचिए कितनी बड़ी डिसीजन थी। हमें पता था कि भाई हेमू उस पर अधिकार कर लिया है, फिर भी ये क्या किया कि दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। सरहिंद के निकट तारदी बेग, इस्कंदर खां उज़्बेक, अली कुली खां, जिन तीनों का हमने नाम दिया था, ये कहाँ जाके मिल गए, मतलब दिल्ली, आगरा और संभल, तीनों के जो सूबेदार थे आकर जाकर अकबर से मिल गए। ठीक है, अकबर से मिल गए। कहाँ मिल गए, तो सरहिंद के निकट। ये भी क्वेश्चन कहाँ पर मिले हैं, तो सरहिंद के निकट जाकर ये किसके साथ मिल गए, अकबर के साथ मिल गए। तो अकबर की थोड़ा सा मनोबल ऊंचा हुआ, और खास ही खास ये लोग जो भागे थे, इनको लगा कि यार अब हम थोड़े सुरक्षित हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अकबर जो था महान था, उससे और खास में कर उसके साथ बैरम खां भी था, तो उसको लगा कि अब हम सुरक्षित हैं। इस अवसर पर बैरम खान ने चुपके से तारदी बेग को मरवा दिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बैरम खान तारदी बेग को क्या किया था, मरवा दिया था। रीज़न क्या था तारदी बेग को मरवाने का, तारदी बेग जो दिल्ली का सूबेदार था, उसको मरवाने का कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा, ऐसे ही थोड़ी मरवा दिया होगा। लेकिन बाद में अकबर को इसकी सूचना दी गई। तत्कालीन जो इतिहासकार अभी के कहते हैं, वो कहते हैं कि बैरम खां के इस कार्य को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की। बैरम खां समझता था कि अगर हम
जीत जाते हैं, मुग़ल सरदार, मुग़ल जो सरकार बन जाती है, तो तारदी बेग जो है वो बैरम खां से ऊपर होगा। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं इनके लिए माना गया। लेकिन कुछ मतलब कह सकते हैं ईर्ष्या के कारण बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि तारदी बेग की जो हत्या की गई तारदी बेग की, शायद ये पुराने जो राजा थे उसके योग्य सैनिक थे, जिसके कारण उसको ईर्ष्या होती थी, उसके कारण जिसके कारण उसको मरवा दिया गया। बाकी रीज़न क्या था ये सब तो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन जो हायर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जस्ट आप समझ लीजिएगा कि क्यों क्या, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा बनाने में। परंतु बात देखा जाए कि कुछ कहते हैं इतिहासकार कि और बैरम खां प्रतिद्वंदी तो हो गया, मार तो दिया ही गया, पक्का है, परंतु उस अवसर पर उसकी हत्या किया जाना क्या भगोड़ों को सबक देने के लिए ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि तारदी भी क्या क्या दिल्ली छोड़ के भागा, लेकिन भागा तो तीनों था। तो इतिहासकार इसमें थोड़ा सा अपने में ही कंफ्यूज है कि क्या बोला जाए, क्योंकि भागा तो तीनों था लेकिन तारदी बेग को ही क्यों सब मारा गया। तो इसलिए ये भी कहना गलत हो सकता है। और उन सलाहकारों को आवाज़ समाप्त करने के लिए जो अकबर को काबुल जाने की सलाह दे रहे थे कि तारदी बेग को मारकर बता दिया गया कि भाई जो जो आप सोच रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जीत सकते हैं, सबका मुंह बंद करवा दिया, तारदी बेग को मार दिया और धीरे धीरे कहाँ दिल्ली की ओर ये बढ़ने लगे। ठीक है, तो तारदी बेग का हत्या किसने करवाया, तो बैरम खां ने करवा दिया। ओके, तो अब कह सकते हैं कि जो हत्या हुआ ये राजनीतिक दृष्टि से सही माना जा सकता है। हेमू ने अपने तोपखाने को साधारण संरक्षण में आगे भेज दिया, जिस पर अली कुली खां के नेतृत्व में मुगलों के अग्रगामी दल ने अधिकार कर लिया। हेमू क्या किया, तोप लेकर आगे भेज दिया कि भाई जाओ लड़ो। इधर से कौन आ रहा था, तो अली कुली खां। मुगल से कौन आ रहा था, अली कुली खां आ रहा था। ये आगे बढ़ा। 5 नवंबर 1556, ये जो डेट है 5 नवंबर 1556, 60 नहीं 56, 1556, 5 नवंबर 1556, ये वो दिन था पानीपत के मैदान में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। तोपखाने के न होते हुए भी हेमू के आक्रमण से मुगल की सेना खलबली मच गई। उस समय पूर्ण तरीके से क्योंकि तोपखाना को आगे बढ़ा दिया था और उस समय तोपखाना था भी नहीं उसके पास, जिसके पर फिर भी हेमू इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो मुगल का जो सेना था उसमें खलबली मचा दी, भागने को तैयार हो गए। लेकिन अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। इसी अवसर पर हेमू के उसी समय क्या होता है कि हेमू के आँख में जाकर एक तीर लग गया। हेमू के आँख में जाकर एक तीर लग गया और वो घायल मूर्छित होकर अपने हाथी से के हौंदे में गिर गया। हाथी से नीचे आकर वो गिर गया। हाथी पर बैठ रहा था, उसकी आँख में तीर लग गया और वो हेमू क्या हुआ, नीचे आके गिर गया। उसके महावत ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया, लेकिन वह असफल हुआ और हेमू अंत में क्या हुआ, पकड़ा गया। जैसे ही ले जा रहा था वो हेमू रास्ते में क्या हो गया, पकड़ा गया। अब यहाँ हेमू पकड़ा तो गया, अब इसके बाद क्या हुआ, हेमू की सेना जैसे ही देखा कि उसका राजा तो अब नीचे गिर गया, अब क्या करे, तो जो हेमू की सेना पूरी तरीके से खलबली मच गई। सब इधर उधर भागने लगे जितने भी सैनिक थे कि अब तो हम हार गए, और उसका कोई अच्छा सेनापति भी नहीं था जिसके कारण उसकी हार हुई। हेमू को अकबर के सामने लाया गया। अकबर संभवतः अपनी तलवार उसके गर्दन तक ले गया, मतलब ले ही गया था तलवार। उसी समय बैरम खां ने, अकबर ने नहीं, किसने, बैरम खां ने उसका क्या किया, सर काट दिया। यानी बैरम खां काफ़ी खूंखार टाइप आदमी दिखता है, जैसा भी लगा। तारदी बेग को भी मार दिया, बैरम खां को भी मार दिया, सॉरी हेमू को भी मार दिया, जिसमें हो सकता है कि भाई अकबर न मानता था कि उसको मारा जाए, लेकिन मार दिया गया। कुछ इतिहासकार जैसे R.K. त्रिपाठी ने लिखते हैं कि हेमू का पराजय दुर्घटना थी और अकबर विजय दैवी संयोग था, क्योंकि हेमू हारने वाला नहीं था। अगर शायद ये तीर आंख में नहीं लगता तो बहुत ही अलग परिणाम निकल सकते थे। हेमू अकबर से जीत जाता और भारत में हो सकता है हिंदू सरकार ही रहता। हेमू हिंदू था, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आंख में तीर लगना दुर्भाग्य था हेमू का, और सौभाग्य था किसका, तो सौभाग्य था अकबर का। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखेंगे कि आखिर ये हेमू कहाँ से आ गया। हमने पूरा का पूरा अभी तक देखा, साम्राज्य जो चल रहा था, अफगान का चल रहा था, ये हेमू आया कहाँ से। तो हेमू जो था उसका पूरा नाम था हेमराज। हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमराज। हेमू का पूरा नाम हेमराज था। ये मध्य युग के इतिहास का एक विशेष स्थान इसलिए रखता है क्योंकि हेमू एक कौन था, एक वैश्य कास्ट का था।
कौन, एक वैश्य कास्ट का हेमू था। और रेवाड़ी का एक बाज़ार था, उसमें वो नमक बेचता था। क्या बेचता था वो, एक नॉर्मल व्यापारी था जहाँ पर वो क्या करता था, वहाँ नमक बेचता था। तो यहाँ देखेंगे हेमू का जो नाम था हेमराज था, वो एक वैश्य था। और रेवाड़ी नामक जो गांव था वहाँ पर जाकर वो नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था। और आदिल शाह के समय में, इस्लाम शाह के बाद जो आदिल शाह आया था, उसका सम्मान बहुत बढ़ गया और धीरे धीरे उसने अपनी योग्यता से सारे राज्य के सम्मान को प्राप्त किया। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से बहुत संतुष्ट था। कौन, आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह को लगता था कि नहीं, ये ऐसा है कि जो शायद ये आदिल शाह किस में था, तो अफगान शासक था। आपको बता देना चाहते हैं, आदिल शाह अफगान शासक थे। और इसके बाद उसको इतना खुश हो गया हिमराज से, तो क्या उसको वजीर नियुक्त कर दिया गया था। क्या नियुक्त कर दिया था, वजीर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था। कितना, आदिल शाह के 24 युद्ध में ये भाग लिया था, बहुत बड़ी बात है। सोचिए कितना एक्सपीरियंस हो गया, जिसमें से उसमें 24 में से 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त करवाई थी। उसकी सेना में हिंदू ही नहीं बल्कि अफगान भी थे और वे सभी उसमें विश्वास करते थे। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक भी घोषित किया था। हेमू पर अपने मालिक आदिल शाह के से गद्दारी करने का आरोप लगाना गलत होगा। उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, क्योंकि आदिल शाह जो था वो खुद ही बहुत बेकार था, उसको कुछ पता ही नहीं था साम्राज्य के बारे में। तो क्या लगता है कि अगर राजा योग्य नहीं है तो उसको हटाना तो सही है, तो गद्दार नहीं कहलाएगा, ये गद्दारी है ही नहीं, है ना। उस समय दिल्ली का, इसके अतिरिक्त आदिल शाह बिलासी भी था, अयोग्य भी था। स्वयं उसके संबंधियों में उस शासक सत्ता छीनने के प्रयत्न कर रहे थे। किसके, आदिल शाह के। तो ये लगा, हेमू को लगा कि ये अच्छा समय है कि हमने उनको साथ भी दिया और हमें अब अधिकार भी है इस तरह से हम अपने राज्य को आगे बढ़ाने का। तो उसने क्या किया कि उसको हटा दिया। हेमू ने साधारण स्थिति से उठकर अपने को सम्राट बनाया था। इससे उसकी योग्यता बहुत स्पष्ट होती कि एक साधारण सा एक जो व्यापारी है आज राजा बन गया। यह बात उसकी सफलता भले ही छोटे काल की थी, लेकिन अगर वो आँख में तीर अगर उसकी नहीं लगती तो पक्का ये कहा जा सकता था कि उसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो सकता था और काफ़ी दुर्लभ। हमें नहीं लगता है कि उस समय उसके बाद मुग़ल साम्राज्य आ पाता और आज की परिस्थिति बहुत अलग होती। हमारा हिंदू साम्राज्य चलता, शायद, कन्फर्म तो नहीं कर सकते बट मे बी। अब देखेंगे कि सूर्यवंश के दावेदार की समाप्ति किस प्रकार अकबर के साथ हुआ। अप्रैल 1559 बंगाल में के खिज्र खां, बंगाल का कौन सा था, खिज्र खां ने आदिल शाह सूर को एक युद्ध में मार दिया। ठीक है, खिज्र खां ने क्या किया, आदिल शाह सूर को युद्ध में मार दिया। इसके बाद मुगलों को बंगाल और बिहार की ओर बढ़ने का अवसर मिला। जैसे ही आदिल शाह मरा तो मुगल अब क्या होगा, सोचा कि अब थोड़ा बंगाल बिहार के तरफ भी चलते हैं, बहुत आगरा और संभल तक चले, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की तरफ बढ़ा। पंजाब में सिकंदर शाह सूर ने कुछ माह के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए पंजाब से ये मुगल फ्री हो गए कि पंजाब तो अब उसका हो गया। उसे बिहार में एक मामूली जागीर दे दी गई सिकंदर शाह सूर को कि जाइए भाई अपना जागीर कीजिए, ये पंजाब हमें दे दीजिए। पंजाब दे दिया गया। इब्राहिम शाह सूर को खाने जमान ने जौनपुर से बाहर भगा दिया और उड़ीसा की ओर भाग गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1559 तक दिल्ली के सिंहासन पर दावा करने वाला सूरवंश के सभी जितने भी उत्तराधिकारी समाप्त हो गए और अब सूरवंश यानी जो शेर शाह सूर का सूरवंश था अफगान जो था पूरी तरीके से हिंदुस्तान से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, लास्ट समाप्ति देखनी। अब आया सिर्फ मुग़ल का बारी। सूरवंश का पूरी तरीके से समाप्ति हो गया। पंजाब में भी जो सिकंदर शाह सूर थे वो भी चला गया। खासकर अब जो हमने देखा कि बंगाल में जो थे आदिल शाह सूर, उसको भी मार दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से अब सूरवंश खत्म हो गया। अब जितने भी खोए हुए प्रदेश थे हुमायूं ने खोया था। धीरे धीरे अकबर क्या करता है, उस पर अपना कब्जा करेगा। पानीपत के युद्ध को जीतने के पश्चात मुगल ने सरलता से दिल्ली आगरा पर आराम से अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मेवात पर अधिकार किया। कहाँ किया, तो मेवात पर उसने अधिकार किया और हेमू के पिता को मृत्युदंड दे दिया। ये देखिएगा, हेमू के पिताजी थे उनको मार दिया गया, मृत्युदंड उनको दे दिया। इसके पश्चात पहला है मेवात, याद रखिएगा, पहला मेवात पे कब्जा किया, उसके बाद अजमेर, उसके बाद अजमेर गया, वो अजमेर पे कब्जा किया, संभल पे किया, लखनऊ पे किया, ग्वालियर पे किया और जौनपुर पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो मैं फिर से लिखूंगा, अजमेर हो गया, अजमेर के बाद संभल, अजमेर के बाद संभल,
संभल के बाद लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ के बाद ग्वालियर, ग्वालियर है ना, ग्वालियर, ग्वालियर और जौनपुर। इस सारे पर मुगल क्या किया कि धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो देख लिया कि कितनी आसान से, क्योंकि हेमू ये राजा ऐसा था कि लगता था कि वो अपना विजय आगे तक कर सकता था, लेकिन जब हेमू की मृत्यु हो गई तब लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत ही बुरा हाल है अब तो देखा जाए। तो अब उन्होंने देखा जौनपुर तक आधिपत्य, चुनार, रणथंभौर और मालवा को भी जीतने के प्रयत्न किए गए। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनार, रणथंभौर और मालवा। ये तीनों का जो दुर्ग था ना, जो किला था ना, बहुत मजबूत था। इसके कारण अकबर को बहुत ही परेशानी होती थी ये तीनों को जीतने में। तो क्या हुआ था इसके आगे हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कि ये बता देते हैं कि ये तीनों के जीतने के प्रयत्न बहुत बार किए गए, लेकिन चुनार और रणथंभौर जो है इस पर अकबर अधिकार न कर सका। मालवा को जीतने के लिए भेजी गई सेना को अकबर और बैरम खां के संबंध खराब हो जाने का कारण फिर से बुला लिया गया। ठीक है, अकबर और बैरम खां के बीच लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हुआ, तो जो सेना भेजा गया था मालवा के लिए उसको बुला दिया गया। आगे भेजा गया था सुलेमान मिर्ज़ा ने काबुल का घेरा कई महीनों तक किया। कहाँ? काबुल का, उधर पंजाब की तरफ काबुल देखेंगे, पंजाब पाकिस्तान के आगे काबुल ने काबुल का घेरा कई महीनों तक डाले रखा। कौन? सुलेमान में। परंतु जब उसे जीतने की आशा न दिखाई दी तो वह उज्बेकों के से भय गया, क्योंकि जो काबुल के आगे उज्बेक थे ना वो भी यहाँ पर हमला कर रहे थे, तो उसके भय और जारा बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर। तो जो भेजा गया था अकबर के द्वारा सुलेमान मिर्ज़ा को काबुल को जीतने के लिए, तो उसको लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो सिर्फ इसीलिए इस शर्त पर वापस रिटर्न आ गया कि केवल एक दिन के लिए उसका खुतबा पढ़ा जाए। सिर्फ एक दिन के लिए उसका खुतबा पढ़ना, मतलब कि एक दिन के लिए उसको राजा बना दिया जाए, उससे वो खुश हो जाएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे लड़ाई झगड़ा। हम पता चल गया सुलेमान मिर्ज़ा को कि भाई हम जीत नहीं सकते, तो बोला कि ठीक है, एक दिन के लिए हमें राजा बना दो, एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं, हम रिटर्न हो जाएंगे। तो वहाँ बोला कि ठीक है बन जाओ, एक दिन के राजा बना दिया गया और वो वहाँ से रिटर्न हो गया। इस प्रकार मुगलों की उत्तर पश्चिम सीमा भी सुरक्षित हो गई, क्योंकि यहाँ पर संधि हो गया है ना। तो अब काबुल के उधर जितने भी हैं उज्बेक वगैरह को यहाँ पर आएंगे नहीं। इस प्रकार कंधार मुगलों के हाथ से, लेकिन एक चीज़, हाँ, उसके आगे जो कंधार था मुगल के हाथ से निकल गया, जहाँ सूबेदार शाह मोहम्मद को बाद होकर पर्शिया को सौंपना, पर्शिया को वो क्या किया, कंधार सौंप दिया गया। कोई नहीं, आगे देखेंगे आगे कैसा हुआ। इस प्रकार बैरम की संरक्षता 4 वर्ष का समय, 4 वर्ष का जो समय था, कंधार की हानि के अतिरिक्त सफलता ही मिला। सिर्फ एक कंधार हारा, देखा हमने कि सिर्फ कंधार की एक लॉस हुई, बाकी सब में विजय मिला। काबुल से लेकर, काबुल में भी हारा नहीं ना, वो तो वहाँ पर संधि हुआ, वो जीत ही लगभग हुआ, लेकिन एक प्रकार से, लेकिन वो जीत समझ सकते हैं। काबुल से लेकर जौनपुर तक, काबुल से लेकर जौनपुर तक और पंजाब की पहाड़ियों से लेकर अजमेर तक अकबर को सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। गखड़ों को भी मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए राजी किया। गखड़ लोग भी ये बोले कि ठीक है, हम भी मुगल का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। इतना शक्ति इसको मिला, इतना ही नहीं मिला, इसके बाद भी बहुत सारी शक्तियाँ मिली। लेकिन 4 साल का जैसे हो गया 1560, उसके बाद क्या हुआ, बैरम खां के साथ कुछ घटना घटी। बैरम खां ने मुगल वंश की बहुत सेवा की थी और राज्य में उसका बहुत प्रभाव था, परंतु 1560 में उसका पतन हो गया। रीज़न क्या था? निज़ामुद्दीन ने उसके पतन का कारण, जो निज़ामुद्दीन थे औलिया, उसने पतन का कारण बताया कि विभिन्न सरदार, जो अलग अलग सरदार देते, अकबर को भड़काने लगे। जो बैरम खां से नफ़रत करते थे वो क्या करने लगे, तो अकबर को भड़काने लगे। अकबरनामा में ये लिखा है कि उसके पतन का कारण उसका दंभ भी था। हमने बोला था ना, काफ़ी ये थोड़ा सा खड़ूस टाइप था, बोलने का तरीका भी अलग था और किसी भी को कभी भी मौत के घाट उतार देता था। थोड़ा सा हमने पहले हेमू को भी देखा ही था ना, तारदेवी को देखा, इसलिए काफ़ी दम था। अबुल फजल ने लिखा कि उसका व्यवहार बर्दाश्त के बाहर हो गया था और उसका दिमाग उसके खुशामदियों ने ख़राब कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम। फरिश्ता ने लिखा, फरिश्ता एक इतिहासकार, उन्होंने लिखा कि बैरम खां पर कामरान मिर्ज़ा के पुत्र अबुल काशिम मिर्ज़ा का पक्ष लेने का संदेह किया गया था, कि जो कामरान का पुत्र है अबुल काशिम मिर्ज़ा का, ये बैरम खां क्या करता है, पक्ष लेता है। इसके कारण वो अकबर को
गलत गलत बात देकर उनको भड़काया। इस प्रकार इतिहासकारों ने बैरम खां के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं। यद्यपि बैरम खां की वफादारी का प्रसंदेश कहना तो उचित नहीं होगा, उन्होंने अपना पूरा वफादारी से ही निभाया। हुमायूं के साथ में भी, साथ ही साथ अकबर के साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन साथ में देखा जाए कि तुर्की सरदार मुख्यतः अकबर के निकट के संबंधियों को अकबर को भड़काना और अकबर का स्वयं शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने की इच्छा थी। ये भी एक बात है कि भले ही उनके रिलेटिव उनको भड़का रहे थे, लेकिन अकबर भी अब चाहता था कि अब हम खुद राजा बने यार, खुद का डिसीजन ले। अब हम बड़े हो गए, 17 साल 18 साल के लगभग हो गए, 18 साल में तो वोट देने का अधिकार अब हो गया। अब जब वोट देने का अधिकार है तो हम राजा क्यों नहीं बन सकते हैं। तो भाई साहब आप जो हैं बैरम खां जी, आप अपना रास्ता नापिए, हम अपना आप काम कर सकते हैं। अब मेरे पास क्वालिटी आ गई है, आपने हमें मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे तुर्की सरदार और अकबर के निकट संबंधी ने ऐसा किया। खासकर अकबर की धाई माँ जो थी महाम अंगा, देखिएगा ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, महाम अनगा, ये लिख लीजिएगा। महाम अनगा जो, और उसका पुत्र आदम खां, उसका पुत्र क्या था, आदम खां। महाम अनगा की लड़की जीजी अनंगा, जीजी अनंगा, और इसके पति जो हैं शमसुद्दीन। ये सभी अनुभव करते थे कि उनको ठीक प्रकार से पद सम्मान इन लोगों को नहीं मिला है। ये बैरम खां जो है ये ऐसा ऐसा कर रहा है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण बैरम खां ने पीर मोहम्मद, जिसे बैरम खां ने उसके पद से हटा दिया था, उसके साथ हो गया। ये सब पीर मोहम्मद भी किसके आकर, इसके फैमिली से आकर मिल गया। अब बहुत सारे दुश्मन हो गए बैरम खां से। अब कहा गया कि भाई बैरम खां तुम्हारा तो अब समय खत्म हो गया। अब खासकर देखा जाए तो बैरम खां सिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरम खां क्या था, सिया था। तो यहाँ देख रहे हैं कि बैरम खां सिया था, जबकि अकबर संबंधी सुन्नी थे। उन्होंने बैरम खां पर यह दोष लगाया कि वह सुन्नी मत के क्या करते हैं, विरुद्ध कार्य करते हैं। सुन्नियों में मान्यता प्राप्त शेख मोहम्मद गयास को हटाकर सिया से गदाई को सद्र का पद देना भी उन्होंने असंतोष बताया। इस प्रकार से उन्होंने एक धार्मिक प्रवृत्ति बोला कि इन्होंने धार्मिक जो है सुन्नियों को काफ़ी नीच दृष्टि से इन्होंने देखा और गलत गलत पोस्ट उनको दिया गया। तुर्की सरदारों ने तार्दी बेग के कत्ल और मुशाहिब बेग के मृत्यु दंड और शमसुद्दीन अनगा को निरंतर आगाह किए जाने के कार्यों में तुर्की सरदार की शक्ति को बैरम खां द्वारा तोड़े जाने के लिए, हमने बोला था ना, तार्दी बेग को जैसे ही मारा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसके जो लोग थे, उसके जो सगे संबंधी थे, उन्होंने सोचा था कि ये तो भाई तार्दी बेग को मार दिया बैरम खां और वो अकबर का खास बन गया। तो इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया उसको विरोध में। बैरम खां ने हुमायूं की एक भांजी सलीमा सुल्तान बेगम से विवाह करके राज परिवार से अपने संबंध स्थापित किए रहे। कैसे, हुमायूं की एक भांजी थी, उसका नाम था सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, याद रखिएगा। सलीमा सुल्तान बेगम से बैरम खां क्या किया था, शादी किया था। कौन थी, तो हुमायूं की भांजी थी, जिसके वो क्या हो गए, एक दूसरे से रिलेटिव हो गए थे। इससे भी सुन्नी सरदार उससे ईर्ष्या करते थे कि यार ये सिया होकर सुन्नी की लड़की से शादी कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसको भाई हटाना पड़ेगा। परंतु एक मुख्य बात यह थी कि बैरम खां का व्यवहार अकबर के प्रति एक अल्पवयस्क बालक की तरह था, जबकि अकबर जवान होता। अकबर को हमेशा वो बच्चे की तरह समझता था, उसको लगता था कि अभी भी ये बच्चा है। लेकिन अकबर अब समझ गया था कि भाई हम जवान हो गए, अब हमें ये कार्य क्षमता है करने की। अकबर और उसके परिवार को उचित धनराशि व्यय भी नहीं मिलता था। ये बैरम खां सब चीज़ पर स्टॉपेज लगाए हुए था। अकबर के स्वयं के उसके संबंधियों को उचित सम्मान और पद भी प्राप्त नहीं थे। किसके कारण, तो बैरम खां के कारण। बैरम खां के सेवकों को अच्छे पद, क्योंकि वो सिया था तो जितने भी सिया थे उसको अच्छे अच्छे पद मिले थे। एक दो घटनाएं ऐसी भी हुई जिनके कारण अकबर को अनुभव हुआ कि बैरम खां उसका ठीक सम्मान नहीं कर रहा। तब उनको लगा कि अकबर को लगा कि बैरम खां को हटाना चाहिए। अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ था कि जबकि बैरम खां ने बिना अकबर की सलाह के महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिए, क्योंकि बैरम खां को लगता था कि अकबर अभी बच्चा है, अभी पूरी तरीके से जवान नहीं हुआ है, जिसके कारण उसको ऐसा लगा कि भाई उससे सलाह लेना ज़रूरी नहीं है। ये सभी अकबर को भी अब अच्छा नहीं लगने लगा। परंतु मेन बात यही है कि अकबर वयस्क हो चुका था और अपने अधिकार का प्रयोग वो जान गया था। बैरम खां अकबर की इस मनोस्थिति को समझने में असफल था। बैरम खां अभी भी उसको बच्चा समझता, उसको नहीं पता था कि वो इतना सोचने लगा हमें, कि हमें हटाने का भी सोच रहा है। बैरम खां अच्छा व्यक्ति था, जिसके कारण उसको अपना समझता था।
अकबर ने बैरम खां से खुला झगड़ा करना ठीक ना हो, सोचा कि डायरेक्ट झगड़ा करना है, क्योंकि साथ तो दिया ही है। एक बार जबकि अकबर आगरा में था, वह शिकार खेलने गया। एक बार जबकि आगरा में अकबर था और वो शिकार खेलने जब गया, आगरा में था, वहीं उसे समाचार मिला कि उसकी माँ बीमार है। बैरम खां को सूचना भेजकर वह वहीं दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, अकबर कहाँ, दिल्ली चला आया कि उनकी माँ बीमार है। सभी बेगमों और बादशाहों के संबंध में उसने बैरम खां को उसके पद से हटाने की मांग की। जब सब जगह बैठे हुए थे तो जितने भी सगे संबंधी थे बोला कि बैरम खां को हटाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगरा में पड़ा हुआ बैरम खां और यहाँ दिल्ली में अकबर आ गया है। अकबर को एक मौका मिल गया कि सारे लोग भाई उनके एंटी हैं, तो बैरम खां को तो कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। वो तो गए अपने माँ से मिलने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर सारे दरबार में उसके अगेंस्ट में सब बोलने लगे। बैरम खान ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और मक्का जाने को तैयार हो गया। इस तरह से हटाया गया तो बोला गया कि ठीक है भाई बैरम खान, आप पद से हटी जाइए और आप मक्का चले जाइए। बोला कि ठीक है मक्का चले जाते हैं। तो वहाँ से मक्का जाने को तैयार हो गया। वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ा, निकल कर पंजाब, बुरा तो लगा होगा, पंजाब की ओर चला। कहाँ चला, पंजाब की ओर चला। अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती इसके, पंजाब की ओर चल दिया। संभवतः पंजाब में कुछ खजाना था, वो लेकर वो अपना भारत से निकल जाना चाह रहा था, खजाना लेकर। बैरम खां के विरोधियों ने इससे संतोष नहीं किया कि भाई खजाना क्यों लेंगे, उसको निकाला गया तो खजाना थोड़े उसको देंगे। इस प्रकार से जो विरोधी थे बैरम खां के, अकबर ने बैरम खां के शत्रु मुल्ला पीर जो थे मोहम्मद को एक सेना के साथ भेजा। पीर जो थे वो सेना के साथ पंजाब भेजा उसको और भारत से शीघ्र निकलने के लिए भेज दिया। बैरम खां ने इसे अपना अपमान माना और उसने मुगल सेना का विरोध करने का निश्चय किया कि अगर ऐसा है मुझे भगाओगे क्यों, कि मैं विरोध करता हूँ, मैं उससे विरोध करता हूँ। और उसने क्या किया कि युद्ध स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कहाँ, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के स्थान पर, तिलवाड़ा पंजाब में, तिलवाड़ा के स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां हार गया क्योंकि ज़्यादा सैनिक था नहीं। और थोड़े समय पश्चात उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया। थोड़े समय के बाद उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया। ओके, यहाँ तक कहानी हुई। उसे फिर बाद में अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके सामने 3 प्रस्ताव रखे, 3 प्रस्ताव रखा गया कि वो 3 प्रस्ताव में से आपको एक मानना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आप चाहें तो कालपी और चंदेरी, कौन, कालपी और चंदेरी, कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाइए। ठीक है, आप यहाँ नहीं रहिएगा, आप कालपी और चंदेरी जो जगह आपको दिया है उसका सूबेदार बन जाइए, अपना काम कीजिए। या बादशाह का आप सलाहकार बनिए, आपको वजीर नहीं रखा जाएगा लेकिन आप सलाहकार बनकर आप रह सकते हैं। आइदर आप नहीं अगर कुछ करना चाहते तो आप जाइए मक्का चले जाइए, मक्का चले जाइए। बैरम खां को थोड़ा सा उसको बुरा लगा कि जो इतना साल जिसके अंदर काम किए, आज वो मेरा ये हाल किया कि हमें सूबेदार और सलाहकार बनाना, जहाँ वजीर से डिमोशन। तो बोला कि हमारी बेइज्जती है, मैं मक्का जाने को तैयार हूँ। बैरम ने मक्का जाने का निर्णय कर लिया, परंतु बैरम खां मक्का पहुंच ना सका। गुजरात में अफगानों ने एक दल, अफगान का दल जो गुजरात में था, एक दल ने उस पर आक्रमण किया और मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने, जिसके पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता को बैरम खां मरवा दिया था, उसी ने उसकी कत्ल कर दी। बैरम खां के परिवार को दयनीय स्थिति में अहमदाबाद पहुंचाया जा सका किसी तरह भी। अकबर ने उनको दरबार में बुलाया, उनके परिवार को, बैरम खां के परिवार को। बैरम खां की एक विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, कौन, सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम को उसने अपना बेगम बना लिया और उसके बच्चे, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर बुरा नहीं था, न बुरा चाहता था किसी का, बहुत दया था उसमें, अंत तक देखेंगे दया ही दया था। तो जो बैरम खां का जो बच्चा था अब्दुल रहीम, जो आगे खाने खाना का इसका भी उपाधि देता है, उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। बाद में यही लड़का खान खाना के पद तक पहुंच गया, सबसे ऊपर पद तक पहुंच गया। ठीक है, हमने देखा था, तो देखा कि हमने कि बैरम खां की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और बेटे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाया। अब्दुल रहीम जो था उसको खाने खाना के तक पहुंचाया। बैरम खां के पतन और मृत्यु की कहानी बहुत दुखद प्रभाव छोड़ती है।
निसंदेह जिस व्यक्ति ने मुगल वंश की जड़ों को भारत में स्थापित करने में इतना सहयोग दिया, उसके साथ ऐसा अंत हो, उसकी लाशों को फकीरों ने दफनाया, ये बहुत बड़ी बात है। दर्दनाक मौत हुई उसकी, परंतु इसका अधिक दोष अकबर पर न था। बैरम खां के शत्रु और मुख्यतः हरम का दल, हरम क्या है तो स्त्रियों का एक दल है, ये हरम का दल जो था उसके कारण उसकी स्थिति ऐसी हुई। अब्दुल फजल ने कहा कि अकबर की धाय माँ, जो माँ है जिसके लिए मिलने गया था अकबर, माहम अनंगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है बैरम खां की मृत्यु के लिए। तो बैरम खां की मृत्यु का हमने देखा किस प्रकार से बैरम खां की मृत्यु होती है। तो अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे पर्दा शासन जो है, पर्दा शासन पेटीकोट सरकार कहलाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा रियली लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।